हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम अपनी इस क्लास में यूपीएसआई जो भर्ती है आपकी, कौन सी भर्ती? यूपीएसआई 2025 की, जिसका एग्जाम आपका 14-15 मार्च को होने वाले है। उसके लिए हम लोग जीके यानी यूपी जीके का जो है वो महत्वपूर्ण जो है 250 प्रश्नों का ये सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो सिलेक्शन की गारंटी वाले क्वेश्चन है। बस इतना पढ़कर आप लोग जाएंगे तो पक्का बताते हैं कि आपके जितने भी यूपी जीके के क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे जो है आप लोग उसमें जो है सारे के सारे आप यूपी जीके के सारे क्वेश्चन जो है उसमें से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बस इतना जितना हम बता रहे हैं, बस इसको जो है शांति से करिए और इसका रिवीजन करके पूरी प्रॉपर तरीके से चाहिए। हम लोग पूरा यूपी जीके इस एकमात्र क्लास में जो है समाप्त करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस यूपी जीके की क्लास में हम लोग धुआं धुआं कर देंगे। पूरे क्वेश्चन को एक एक पूरे क्वेश्चन जहाँ से भी जो अभी तक आप लोग पेपर दे के आएंगे तो इसमें रिव्यू जरूर दीजिएगा कि इससे कितने प्रश्न फंसे। अगर नहीं फंसे रहेंगे तो आप लोग इसमें जो जो कमेंट में चाहिए वो बोलकर चले जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। ये आपकी यूपी जी की क्लास है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो पहले हम लोग क्लास कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वर्तमान में जो स्वरूप का निर्माण वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो काशी विश्वनाथ के वर्तमान स्वरूप के मंदिर की बात की जाए तो क्या रानी भवानी ने करवाया था, राजा मानसिंह के द्वारा करवाया था, या फिर रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, या फिर राजा महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था? तो बात करें 1970 में, सॉरी 1780 में, कब? 1780 में काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। महाराजा रणजीत सिंह की बात की जाए तो इन्होंने जो है स्वर्ण मंदिर जो है, जो काशी विश्वनाथ का जो है ज्ञानवापी मंदिर है, जिसपे जो है सोने के जो है वो जो है सोने की परत किसने चढ़वाया था? 1000 किलो जो सोना किसने दान किया था? तो 1000 केजी सोना जो है इनके द्वारा सोने के छत्र के रूप में जो है वो दान किया गया था। किसमें? ज्ञानवापी मस्जिद जो है वाराणसी में अवस्थित जो ज्ञानवापी मंदिर है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व प्रसिद्ध तुलसी मानस मंदिर जो है, कौन सा? विश्व प्रसिद्ध तुलसी मानस मंदिर, जहां रामचरित मानस की चौपाइयां अंकित है, का निर्माण किसने करवाया था? तो बात करें विश्व प्रसिद्ध रामचरित मानस की मंदिर जो चौपाइयां हैं दीवारों पर अंकित की गई हैं तुलसी मानस मंदिर में, उसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने करवाया था, रामकृष्ण मिशन के द्वारा हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाया था, या फिर ठाकुर दास सुरेखा के द्वारा जो है करवाया गया था? तुलसी मानस मंदिर की बात की जाए तो कहाँ पर अवस्थित है? तो तुलसी मानस मंदिर जो है वाराणसी में अवस्थित है। कहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था? वाराणसी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और इसके निर्माण की बात करें तो ठाकुर दास सुरेखा ने इसका निर्माण करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया था? ठाकुर दास सुरेखा ने इसका निर्माण तुलसी मानस मंदिर का करवाया था 1964 में, जहां पर रामचरित मानस की चौपाइयां जो है दीवारों पर अंकित की गई हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि वाराणसी की नेपाली मंदिर, कौन सा मंदिर? वाराणसी का जो नेपाली मंदिर है, जिसको ललित घाट के नाम से भी जानते हैं, का निर्माण काठमांडू के किस राजा ने करवाया था? नेपाली मंदिर की बात की जाए तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। वहाँ के राजा जो है काठमांडू की निर्माण काठमांडू के किस राजा के द्वारा करवाया गया था? पृथ्वी नारायण शाह ने, राणा बहादुर शाह ने, ज्ञानेंद्र शाह ने, या फिर उपेंद्र कुमार नाथ ने? किसने? उपेंद्र कुमार नाथ के द्वारा करवाया गया था। तो कौन से? नेपाली मंदिर की बात की, नेपाली मंदिर, कौन सा मंदिर? नेपाली मंदिर, जिसको हम लोग क्या है ललित घाट के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण राणा बहादुर शाह जो है नेपाल के राजा थे, इनके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। बात करें वहीं आपके काठमांडू में जो है हिंदू का जो है प्रसिद्ध मंदिरों में जो पूछा जाता है वो कौन सा मंदिर जो है अवस्थित है? काठमांडू नेपाल में बात करें तो पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो जो पशुपति का नाथ जो मंदिर है, पशुपति नाथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो आपके नेपाल काठमांडू में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर। तो पशुपतिनाथ का मंदिर जो है नेपाल काठमांडू में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक के प्रश्न आपको क्लियर होंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि वाराणसी की
ललिता घाट जो है, कौन सा? ललिता। अगले इसके पहले हमने क्या पढ़े थे? ललित घाट जो है, नेपाली मंदिर को ललित घाट पढ़े थे। ललिता घाट पर स्थित प्रसिद्ध नेपाली मंदिर कौन सा? सॉरी, ललिता घाट ही होगा। ललिता घाट जो है प्रसिद्ध, ललिता घाट पर स्थित प्रसिद्ध नेपाली मंदिर जो है, इसकी वास्तुकला जो है किस शैली में निर्मित है? यानी जो है नेपाली घाट मंदिर जो काठमांडू के राजा के द्वारा बनवाया गया है, इसका जो है कौन सी शैली में इसका निर्माण हुआ है? क्या नागर शैली में हुआ है, पैगोड़ा शैली में, द्रविड़ शैली में, या फिर चोल शैली में? तो बात करें नेपाली मंदिर का, तो इसका निर्माण जो है पैगोड़ा शैली में हुआ है। कौन सी शैली में हुआ है? पैगोड़ा शैली जो है इसका निर्माण, इस पैगोड़ा शैली में इसका निर्माण हुआ है। नागर शैली की बात करें तो उत्तर भारत के जो मंदिर है वो किसमें बने हुए हैं? नागर शैली में। द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो किसमें बने हुए अधिकतर? तो द्रविड़ शैली में उनका निर्माण हुआ है। और वहीं बात करें आपका जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, कौन सा? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कौन सा मंदिर? तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपके ललितपुर में अवस्थित है। कहाँ पर है? ललितपुर जनपद में जो है वह यह अवस्थित है। कौन से जिले में है? ललितपुर में है। बेतवा नदी के किनारे है, गुप्त काल में बना था। और इसकी अगर शैली आपसे कोई पूछे तो कौन सी शैली में बना है? तो ये आपके जो है पंचायतन शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है? तो पंचायतन शैली में जो है इसका निर्माण किया गया है। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली जो है उसमें इसका निर्माण जो है देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ है, जो ललितपुर में अवस्थित है। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। गुप्त काल में इसका जो है निर्माण हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर, कौन सा मंदिर? वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर को दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, यह किसका हिस्सा है? इसको जो है दक्षिण भारत संस्कृति जो है विशालाक्षी मंदिर जो वाराणसी में अवस्थित है, इसको दक्षिण भारत की संस्कृति जो है उसका प्रतीक मानते हैं। यह जो है किसका हिस्सा है, यानी किस शक्तिपीठ का हिस्सा है? शक्तिपीठ का, तो क्या सतपुरी शक्तिपीठ का है, 51वें शक्तिपीठ का है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, या फिर 21 शक्तिपीठों में से एक है? तो बात करें विशालाक्षी मंदिर का, तो आपके 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। क्या है? 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से इसका एक है, जिसे जो है दक्षिण भारत की संस्कृति का जो है प्रतीक माना जाता है। भारत में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 12 है। ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12, और शक्तिपीठ 51 है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वाराणसी का भारत माता मंदिर जो है वह किस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता व स्वतंत्रता सेनानी ने बनवाया था? वो कौन सा सामाजिक या स्वतंत्रता सेनानी था जिसके द्वारा जो है वो भारत माता का मंदिर जो है वो निर्माण, जो भारत माता का मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया है? क्या मदन मोहन मालवीय के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा? तो बात करें वाराणसी की भारत माता मंदिर की, तो इसका निर्माण जो है बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा। और भारत माता मंदिर जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत माता मंदिर की बात करें तो वाराणसी में अवस्थित है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी कहाँ पर अवस्थित है? वाराणसी में अवस्थित है। इसकी जो है 1995 में इसको जो है जोड़ा गया था। महात्मा गांधी जो है काशी विद्यापीठ पहले था वाराणसी, जो वाराणसी में आपके 3 विश्वविद्यालय अवस्थित है। कितने विश्वविद्यालय अवस्थित हैं? तो 3 विश्वविद्यालय में कौन सा है? एक आपका काशी विद्यापीठ हो गया, कौन सा? काशी विद्यापीठ हो गया। कौन सा? काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय है, विद्यापीठ विश्वविद्यालय। काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की बात करें तो काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना 10 फरवरी सन 1921 में हुआ था, और इसका नाम जो है महात्मा गांधी का पड़ा था। तो 1995 में जो है नाम इसका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है इसका नाम हो गया था। जो है इसकी स्थापना जो है बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा जो है इसकी स्थापना, और भगवान दास के द्वारा जो सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। कौन से? काशी विद्यापीठ जो है विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना में भगवान दास और बाबू शिव प्रसाद गुप्त का जो है बहुत ही बड़ा योगदान था। वहीं बात करें और कौन कौन से विद्यालय हैं, तो आपका यहाँ पर जो है BHU विश्वविद्यालय, जिसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, और आपका एक है भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय। कौन सा है? संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो वाराणसी में ही अवस्थित है। वहीं बात करें आपका जो है भारत कला भवन कहाँ पर अवस्थित है, तो भारत कला भवन भी आपका वाराणसी के BHU परिसर में ही अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वाराणसी के सारनाथ स्थित जो सारनाथ में स्थित है, कौन सा? मूलगंध
कुटी विहार, कौन सा? मूलगंध कुटी विहार की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वाराणसी में स्थित सारनाथ जो है वहाँ पर एक मूलगंध कुटी विहार है। इसका निर्माण की बात करें सम्राट अशोक ने, कनिष्क ने, दलाई लामा ने या फिर अनागारिक धर्मपाल ने करवाया था। तो बात करें अनागरिक धर्मपाल के द्वारा जो है किसका निर्माण करवाया गया था? तो मूलगंध कुटी विहार जो सारनाथ में अवस्थित है इसका निर्माण करवाया गया था। यह श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु ने जो है इसका निर्माण जो है अनागरिक धर्मपाल जो हैं ये क्या थे? श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु ने 1921 में जो है इसका जो है का नाम क्या रखा था? तो मूलगंध कुटी विहार के रूप में जो है यह प्रसिद्ध हुआ था उसी के नाम से। इसी के साथ बात करें सम्राट अशोक ने जो है यहाँ पर क्या बनाया था? जो अशोक स्तंभ है इसका निर्माण करवाया था। सारनाथ में जो है महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वृंदावन के विशाल गोविंद, कौन सा? वृंदावन के विशाल गोविंद देव मंदिर का निर्माण 1590 ईस्वी में किस शासक ने करवाया था? यानी जो वृंदावन है वहाँ के विशाल गोविंद देव मंदिर की बात की जाए तो 1590 ईस्वी में इसका निर्माण क्या राजा सूरजमल ने करवाया था, महाराणा प्रताप ने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर राजा मानसिंह आमेर के जो रहने वाले थे इनके द्वारा करवाया गया था। तो बात करें जो गोविंद देव मंदिर है इसका निर्माण 1590 ईस्वी में राजा मानसिंह जो आमेर के थे राजा इनके द्वारा करवाया गया था। ये अकबर का जो है प्रसिद्ध सेनापति भी रह चुके थे। इन्होंने लाल बलुआ पत्थर जो है आप लोग देख सकते हैं, लाल बलुआ पत्थर से जो है इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। राजा मानसिंह की बात करें तो इन्होंने ग्वालियर स्थित गुजरी महल का भी निर्माण करवाया था। गुजरी महल आपसे अगर पूछ ले जो ग्वालियर में अवस्थित है गुजरी महल, कौन सा महल? गुजरी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो राजा मानसिंह जो है आमेर के रहने वाले इनके द्वारा ही करवाया गया। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वृंदावन का प्रसिद्ध रंगजी मंदिर जो है, कौन सा मंदिर? रंगजी मंदिर जिसे श्री रंगनाथ जी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, किस शैली में निर्मित? उसकी शैली कौन सी है? क्या द्रविड़ शैली में है, मुगल शैली में है, नागर शैली में या फिर मगध शैली में है? तो बात करें जो रंगजी मंदिर जिसे श्री रंगनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ये कौन सी शैली में निर्मित है? तो इसकी शैली की बात की जाए तो ये कौन सी शैली में है? तो द्रविड़ शैली में इसका निर्माण हुआ है और इसका निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो सेठ लक्ष्मीचंद और राधा कृष्ण को जो है जाता है। किसको जाता है? सेठ लक्ष्मीचंद और राधा कृष्ण जो है कौन? वह राधा कृष्ण को जाता है। किसको? सेठ लक्ष्मीचंद और राधा कृष्ण जो है इनको जो है इसके निर्माण का श्रेय जो है वो जाता है। कौन से मंदिर के? रंगजी मंदिर जिसको श्री रंगनाथ मंदिर के रूप में भी जाना जाता है जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का आधुनिक काल में पुनरुद्धार करने का श्रेय किसे जाता है? तो आधुनिक काल में पुनरुद्धार करने का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का क्या ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला को जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है, राजा ध्रुपद को जाता है या फिर आपके महामदन मोहन मालवीय को जो है वो जाता है? तो बात करें कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का जो है आधुनिक काल में पुनरुद्धार का जो है श्रेय महामदन मोहन मालवीय को जो जाता है। किसको जाता है? महामदन मोहन मालवीय को जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मथुरा के बिरला मंदिर, कौन से मंदिर? मथुरा के बिरला मंदिर जिसको गीता मंदिर के नाम से जानते हैं का निर्माण किस औद्योगिक समूह द्वारा करवाया गया था? तो बात करें बिरला मंदिर का निर्माण की तो वो कौन सा औद्योगिक समूह था जिसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? अंबानी समूह, टाटा समूह, डालमिया समूह या फिर बिरला समूह? तो बात करें बिरला मंदिर जिसको गीता मंदिर के नाम से जानते हैं, बिरला समूह के द्वारा जो है जुगल किशोर बिरला ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जुगल किशोर बिरला ने। किसने? जुगल किशोर बिरला के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था। जुगल किशोर बिरला जी जो हैं यह बिरला मंदिर जिसको गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इसका निर्माण करवाए थे। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बरसाना की प्रसिद्ध लाडली जी मंदिर जो है श्री जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्री जी की मंदिर का निर्माण की बात करें तो राजा टोडरमल ने करवाया था, राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था, रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, फिर राजा शेर सिंह के द्वारा जो है करवाया गया था। तो बात करें जो श्री जी का मंदिर है बरसाना में, बरसाना के लाडली भी जिनको कहा जाता है श्री जी को, तो इस श्री जी का मंदिर की बात की जाए तो इनका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1631 ईस्वी में जो है इसका निर्माण जो है करवाया गया था झांसी के
किले के कंस्ट्रक्शन के रूप में जो है इसका निर्माण हुआ था। कौन सी? बगरा पहाड़ी जो है यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वृंदावन के शाह जी मंदिर का निर्माण जो है 1876 ईस्वी में जो है वह किसने करवाया था, जो अपने टेढ़े खंभों के लिए प्रसिद्ध है। शाह जी मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपने टेढ़े खंभों के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण की बात करें तो 1876 में किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था, शाह कुंदन लाल ने करवाया था, महाराणा प्रताप ने करवाया था, महाराणा विजय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इसके निर्माण की बात करें तो शाह कुंदन लाल जो है इसका निर्माण करवाए थे। कौन करवाए थे? शाह कुंदन लाल। ये लखनऊ के प्रसिद्ध जौहरी थे। क्या थे? जौहरी, यानी जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं। ये प्रसिद्ध लखनऊ के जौहरी के द्वारा जो है शाहजी मंदिर जो वृंदावन में अवस्थित है उसका निर्माण 1876 ईस्वी में करवाया गया था। और कौन सी शैली में? तो इतावली शैली जो है इसमें इसका निर्माण हुआ था। कौन सी? इतावली शैली जो है, इतावली शैली जो है, इतावली शैली में इसका निर्माण हुआ था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गोवर्धन स्थित हरिदेव जी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हरिदेव जी मंदिर के निर्माण की बात करें रानी अहिल्याबाई होलकर ने, महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा, अकबर के द्वारा या फिर राजा भगवान दास के द्वारा करवाया गया था। तो गोवर्धन स्थित हरिदेव जी का मंदिर की बात करें तो राजा भगवान दास के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण 1814 में किसके द्वारा जो है वो करवाया गया था? क्या महादजी सिंधिया के द्वारा, फिर सेठ गोकुलदास पारीक के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, फिर रानी झलकारी बाई के द्वारा? तो बात करें द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण 1814 में जो है वो सेठ गोकुलदास पारीक के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया था। एक जो है ग्वालियर रियासत के जो है ग्वालियर रियासत था उसके क्या थे? संखाची सेठ थे। कहाँ क्या थे? संखाची सेठ थे। कहाँ के? ग्वालियर रियासत के। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वृंदावन के युगल जो किशोर मंदिर है, कौन सा युगल किशोर मंदिर की बात की जाए तो इसका निर्माण जो है 1627 ईस्वी में किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? उस समय जो है मुगल शासक कौन था? क्या औरंगजेब थे, हुमायूं था, शाहजहां था या फिर जहांगीर था? तो 1627 ईस्वी में जो है जहांगीर के शासनकाल जो मुगल था, युगल किशोर का मंदिर वृंदावन में इसके शासनकाल में बना था। बात करें जहांगीर के शासनकाल को जो है चित्रकला का जो है स्वर्णकाल भी कहा जाता था। किसका स्वर्णकाल कहते हैं? तो चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। किसका स्वर्णकाल कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल जो है इसको कहा जाता है जहांगीर के शासन काल को। प्रयागराज में खुसरो बाग का कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण भी प्रयागराज में जो खुसरो बाग जो है उसका निर्माण भी जहांगीर के द्वारा ही करवाया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गोवर्धन के कुसुम सरोवर की छतरियों का निर्माण जो है किस राजा के पिता की स्मृति में करवाया गया? तो कौन से राजा हैं जिनके पिता की स्मृति में जो है प्रसिद्ध कुसुम सरोवर जो है की छतरियों का निर्माण जो है वो करवाया गया था? क्या चूड़ामन जाट के पिता की स्मृति में, या फिर बदन सिंह के, या फिर जवाहर सिंह, या फिर राजा उदय सिंह के? तो बात करें जवाहर सिंह के पिता की स्मृति में जो है कुसुम सरोवर जो है गोवर्धन के कुसुम सरोवर की छतरियों का जो है निर्माण करवाया था। और कौन से वो किसकी, उनके पिता का नाम क्या था? सूरजमल की याद में। किसकी याद में? तो सूरजमल जो है इनके पिता सूरजमल जो है इनकी याद में इसका निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वृंदावन के इमली तला, कौन सा? वृंदावन के इमली तला मंदिर का ऐतिहासिक जो है महत्व चैतन्य महाप्रभु के किस कार्य से जुड़ा है? चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनके किस कार्य से जो है इमली तला मंदिर का ऐतिहासिक महत्व जुड़ा है? ब्रज के लुप्त तीर्थों की खोज से, शास्त्रार्थ के विजय से, या फिर मंदिरों का भौतिक निर्माण से, या फिर मंदिर के जो है जो प्रांगण है उसके लिए जो है ऐतिहासिक महत्व से जो है चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा है। तो चैतन्य महाप्रभु से जो है इसका जुड़े होने का मुख्य कारण जो है ब्रज के लुप्त तीर्थों की खोज से जो है ये जो है इमली तला मंदिर का जो है ऐतिहासिक महत्व जुड़ा हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वृंदावन का राधा गोपीनाथ मंदिर जो है औरंगजेब के आक्रमण के समय किस राजा ने सुरक्षित किया था? वह कौन सा राजा था जो गोपीनाथ मंदिर जो औरंगजेब के आक्रमण के समय औरंगजेब का आक्रमण हुआ था उसको जो है सुरक्षित करने का जो है काम किसने किया था? मराठा साम्राज्य ने, हैदराबाद के निजाम ने, जयपुर आमेर के राजा ने, या फिर महाराणा प्रताप ने? तो किसके द्वारा यह इसको जो है
सुरक्षित किया गया था। तो जयपुर के जो राजा हैं, आमेर के राजा जो हैं जयपुर के, उनके द्वारा जो है इसको संरक्षण या सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था, सुरक्षित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मथुरा की कंकाली टीला जो है, कहाँ की, मथुरा की कंकाली टीला से प्राप्त प्राचीन मूर्तियां मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। तो बात करें वो कौन से धर्म से संबंधित है, क्या पारसी धर्म से, ईसाई धर्म से, इस्लाम से या फिर जैन धर्म से। तो किससे है, तो जैन धर्म से जो है वो संबंधित है। किससे संबंधित है, तो कंकाली टीला की जो है प्राप्त मूर्तियां जो है जैन धर्म से संबंधित है, जिनका संरक्षण जो है स्थानीय संग्रहालय में जो है वह मथुरा के स्थानीय संग्रहालय में किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मथुरा की कौन सी, मथुरा की सांझी कला जो दीवारों और फर्श पर बनाई जाती है मुख्य रूप से किससे तैयार की जाती है। तो सांझी कला क्या लोहे के बुरादे से तैयार की जाती है, सूखे रंग और फूलों की पंखुड़ियों से तैयार की जाती है, या फिर कांच के टुकड़े से तैयार की जाती है, या फिर लकड़ियों के गट्ठे से जो है तैयार किया जाता है। तो सांझी कला की बात की जाए तो इसको जो है सूखे रंग और फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं इनके माध्यम से जो है वो तैयार किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गोवर्धन के मानसी गंगा घाटों का पत्थर से पक्का जो है निर्माण किस, पक्का निर्माण जो है पत्थर से पक्का निर्माण की बात की जाए किस मुगलकालीन व्यक्ति ने करवाया था। तो मानसी गंगा के घाटों का जो है पत्थर से पक्का निर्माण क्या बीरबल ने, तानसेन ने, टोडरमल या फिर राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण जो है राजा मानसिंह जो है इनके द्वारा करवाया गया था। टोडरमल मल की जन्म की बात करें तो सीतापुर में हुआ था। बीरबल का जन्म जो है कालपी जालौन में जो है हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मथुरा के कटरा केशव देव जो मंदिर है, कौन सा, मथुरा के कटरा केशव देव में स्थित जो प्राचीन मंदिर का उल्लेख किस विदेशी यात्रा ने स्वर्ण शिखर वाले मंदिरों के रूप में किया है। यानी स्वर्ण शिखर वाले मंदिरों के रूप में जो है मथुरा के कटरा केशव देव में स्थित प्राचीन मंदिरों का उल्लेख किया है। क्या इब्न बतूता ने किया है, मेगास्थनीज ने किया है, बर्नियर और टेवर्नियर ने किया, या फिर अल-बरूनी के द्वारा किया गया है। तो जो है स्वर्ण भव्य स्वर्ण शिखर वाले मंदिरों के रूप में वर्णन जो है बर्नियर और टेवर्नियर के द्वारा जो है वो किया गया, जो फ्रांसीसी यात्री थे। कहाँ के यात्री थे, फ्रांस के यात्री थे। मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तिका प्रसिद्ध है, तो इंडिका नामक पुस्तिका जो है मेगास्थनीज की प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आगरा के बटेश्वर जो है मंदिर का जो है मंदिर समूह का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। जो बटेश्वर मंदिर है आगरा में स्थित है, इसका निर्माण जो है कौन से वंश के राजाओं ने करवाया था। तो क्या गुप्त वंश, मुगल वंश, चंदेल वंश या फिर भदौरिया वंश। तो बात करें बटेश्वर मंदिर की, जो आगरा में अवस्थित है यमुना नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है, तो यमुना नदी जो है आगरा किसके किनारे बसा है, तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। तो जाहिर सी बात है ये बटेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे पर है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर ही बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, जो पशुओं का बहुत बड़ा मेला है वो आगरा में ही देखने को लगता है। बटेश्वर मंदिर की बात की जाए तो भदौरिया वंश के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कानपुर स्थित भीतरगांव मंदिर जो है ईंटों का प्रसिद्ध मंदिर है, ईंटों से बना है, प्राचीनतम मंदिर है, किस काल में निर्मित हुआ था। जो काल जो कौन से काल में, क्या मौर्य काल में, गुप्त काल में, वर्धन काल या फिर कुषाण काल में। तो ईंटों से बना भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में अवस्थित है, गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। किस काल में निर्माण हुआ था, गुप्त काल में इसका निर्माण जो है हो गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अयोध्या के कनक भवन का, कौन सा भवन, अयोध्या के कनक भवन मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया था। वर्तमान स्वरूप की बात करें अहिल्याबाई होलकर ने, महारानी वृषभानु कुंवरी ने, या फिर जीजाबाई ने, या फिर रास बिहारी के द्वारा। तो बात करें अयोध्या के कनक भवन मंदिर का जो है वर्तमान स्वरूप जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो महारानी वृषभानु कुंवरी के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था 1891 ईस्वी में। ये जो है टीकमगढ़ की जो है महारानी थी। कहाँ की महारानी थी, तो टीकमगढ़ जो है वहाँ की महारानी थी, टीकमगढ़ की महारानी थी, मंगढ़ जो है वहाँ की ये महारानी थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिर्जापुर में स्थित प्रसिद्ध विंध्यवासिनी देवी मंदिर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यानी विंध्याचल का जो प्रसिद्ध मंदिर है विंध्यवासिनी देवी मंदिर, यह कौन से पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। क्या अरावली पर है, विंध्याचल पर्वत है, कैमूर पहाड़ी पर, या फिर सतपुड़ा पहाड़ियों पर है। तो बात करें विंध्याचल मंदिर की, तो जो विंध्यवासिनी देवी मंदिर है वो विंध्याचल पर्वत जो है इसकी जो है पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। यहाँ पर ही जो है
कौन सा मेला लगता है, तो नवरात्र में जो है साल में 2 बार जो है यहाँ पर जो है विंध्यवासिनी देवी मेला जो है लगता है। कब? नवरात्रि के दौरान लगता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बघेलखंड के किस नृत्य को जो है घोड़े नृत्य के नाम से जाना जाता है। बघेलखंड का वो कौन सा नृत्य है जिसको हम लोग घोड़े नृत्य के नाम से भी जानते हैं और मांगलिक अवसरों पर यह किया जाता है। केमवा नृत्य है, चरकुला नृत्य है, खैरुआ नृत्य है या फिर राई नृत्य है। तो कौन से नृत्य को जानते हैं, तो खैरुआ नृत्य जो है इसको जो है घोड़े नृत्य के रूप में जाना जाता है। चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में होता है? ब्रज क्षेत्र में जो है वो अधिकतर प्रसिद्ध है। राई नृत्य की बात करें तो बुंदेलखंड और बघेलखंड जो क्षेत्र है यहाँ पर होता है। बुंदेलखंड में महिलाओं के द्वारा होता है और बघेलखंड में महिला और पुरुष दोनों की जो है पुरुषों के द्वारा जो है महिलाओं का वेशभूषा धारण करके जो है वह बघेलखंड में जो है राई नृत्य को किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बघेलखंड में सैला जो नृत्य है किस समुदाय द्वारा जो है डंडों की सहायता से किया जाता है। सैला नृत्य की बात की जाए तो कौन से समुदाय के द्वारा जो है इसको डंडे के जो है सहारे किया जाता है? क्या शिल्पकार समुदाय के द्वारा, ब्राह्मण समुदाय के द्वारा, शैष्य समुदाय के द्वारा या फिर आदिवासी समुदाय जो गौंड बैगा हैं इनके द्वारा किया जाता है? तो बात करें जो है सैला नृत्य, इसको जो है आदिवासी समुदाय जैसे गौंड और बैगा हैं इनके द्वारा जो है वो डंडों के सहारे जो है यह नृत्य किया जाता है। किसके सहारे पर किया जाता है? तो डंडों की सहायता से जो है इस नृत्य को किया जाता है आदिवासी समुदाय के द्वारा। वहीं बात करें आपका जैसे कटघोड़वा नृत्य हो गया तो इसको पूर्वांचल में किया जाता है। जोगिनी नृत्य की बात करें तो अवध क्षेत्र में ढेड़िया नृत्य हो गया, फरुहाई नृत्य हो गया, ये सब अवध क्षेत्र में किए जाते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बघेलखंड में विवाह के समय जो है कलशा नृत्य में स्त्रियां सिर पर क्या रखती हैं? यानी जो कलशा नृत्य है इसमें स्त्रियां जो है अपने सिर पर क्या रखकर जो है नृत्य करती हैं? फूलों की माला, अनाज की टोकरी, सजा हुआ कलश या फिर सजी हुई मटकी। तो जो है स्त्रियां अपने जो है सर पर जो है सजा हुआ कलश रखकर कलशा नृत्य में जो है बघेलखंड में विवाह के समय जो है नृत्य करती हैं। वहीं बात करें चौरसिया नृत्य की तो यह कहाँ पर होता है आपका? जैसे चौरसिया नृत्य हो गया, कौन सा नृत्य? चौरसिया नृत्य की अगर आपसे कोई पूछे तो चौरसिया नृत्य कहाँ पर होता है? तो जौनपुर क्षेत्र जिसको सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना जो है जौना खां की याद में जो है किया गया था। वहीं बात करें नकटोरा नृत्य की तो आपके पूर्वांचल में होता है। विदेशिया नृत्य भी पूर्वांचल के क्षेत्र में किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बघेलखंड पर परधौनी नृत्य विशेष रूप से किस जनजाति में जो है प्रचलित है? वो कौन सी जनजाति है जिसमें यह विशेष रूप से प्रचलित है? क्या पनिहार जनजाति में है, चेरो जनजाति में है, सहरिया जनजाति में है, बैगा जनजाति में है? तो बात करें आपका जो है बघेलखंड में परधौनी नृत्य विशेष रूप से कौन सी जनजाति में जो है प्रचलित है या फिर प्रसिद्ध है? तो आपके बैगा जनजाति जो है यहाँ पर जो है प्रसिद्ध या प्रचलित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अवध क्षेत्र का वह कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो रामनवमी पर किया जाता है और नर्तक साधु का रूप धरते हैं? नर्तक जो है वो साधु का रूप इसमें धरते हैं और रामनवमी के अवसर पर जो है इसको किया जाता है। क्या धोबिया नृत्य है, जोगनी नृत्य है, चरकुला नृत्य है या फिर सौरा नृत्य है? तो बात करें जो है कौन सा नृत्य अवध के क्षेत्र में जो है लोक नृत्य रामनवमी पर जो है किया जाता है और जो है नर्तक किसका रूप धारण करते हैं? तो साधु का रूप जो है धारण करते हैं वो जोगनी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? तो जोगनी नृत्य है। वहीं बात धोबिया नृत्य की तो पूर्वांचल के क्षेत्र में जो है पूर्वांचल क्षेत्र वहाँ पर जो है होता है। कौन से क्षेत्र में? पूर्वांचल में। चरकुला आपका ब्रज क्षेत्र में होता है और सौरा नृत्य की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है होता है। कौन से क्षेत्र में? बुंदेलखंड, जिसमें हमीरपुर, झांसी, ललितपुर ये सब जनपद आते हैं, उसमें जो है सौरा नृत्य को जो है वह किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अवध क्षेत्र में ढेढ़िया नृत्य में महिलाएं सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो बात करें महिलाओं की तो इसमें सिर पर क्या रखकर इनके द्वारा नृत्य किया जाता है? क्या? छिद्रयुक्त मिट्टी का बर्तन एवं दीपक रखकर, अनाज की टोकरी रखकर, तलवार रखकर या फिर पुष्प पात्र रखकर। तो महिलाओं के द्वारा जो है मिट्टी के बर्तनों और दीपक को रखकर जो है यह नृत्य किया जाता है। क्या रखकर? छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन और दीपक को रखकर जो है यह नृत्य जो है ढेढ़िया नृत्य को किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अवध में जोगनी नृत्य पर आयोजन जो है विशेष रूप से किस हिंदू महीने में किया जाता है? तो बात करें कौन से महीने में जो है जोगनी नृत्य जो है अवध क्षेत्र में आयोजित होता है? फाल्गुन माह में, चैत्र मास में, श्रावण मास या फिर कार्तिक के महीने में? तो जोगनी नृत्य के आयोजन की बात करें तो हिंदू के चैत्र माह में जो है इसका आयोजन होता है। रामनवमी के आसपास जो है ये चैत्र महीने में इसका आयोजन अवध में जो है
जोगनी नृत्य का होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अवध क्षेत्र का बहुरूपिया जो नृत्य है कलाकार के पौराणिक पात्रों का स्वांग रचते हैं, इसका मुख्य जो है केंद्र क्या है? क्या सोनभद्र में होता है, झांसी में है मुख्य केंद्र, या फिर मथुरा, या फिर लखनऊ है? तो बहुरूपिया नृत्य का जो है मुख्य केंद्र लखनऊ है। क्या है? लखनऊ में जो है मुख्य रूप से किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अवध के अहीर समुदाय द्वारा फरुहाही नृत्य में किस वाद्य यंत्र का उपयोग जो है अनिवार्य है? फहुआरी नृत्य की बात करें तो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग जो है अनिवार्य है? क्या बांसुरी है, नगाड़ा है, मृदंग है, या फिर पायल और घुंघरू और लाठियों का जो है? तो अहीर समुदाय के द्वारा जो फहुआरी नृत्य है अवध में, उसमें जो है पायलों, घुंघरुओं और लाठियों का जो है प्रयोग जो है अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशिया जो है नृत्य को लोकप्रियता का श्रेय किसे जो है जाता है? लोकप्रियता जो है इसको लाने के लिए इसका श्रेय किसको जाता है? भिखारी ठाकुर को, गिरिजा देवी को, बांके बिहारी को, या फिर रास बिहारी को? तो जो है विदेशिया नृत्य का जो है लोकप्रियता का श्रेय जो है भिखारी ठाकुर को जाना जाता है, जिसे भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं। जो भोजपुरी है जिसमें भोजपुरी के कितने भी कलाकार हो भिखारी ठाकुर का नाम जरूर लेते हैं, देखे होंगे। चाहे आपके खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, मनोज तिवारी, जितने भी कलाकार हैं देखो, जब भी भोजपुरी की बात आएगी तो भिखारी ठाकुर जो है भिखारी ठाकुर जी का नाम लेते हैं, क्योंकि इनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और अवध का जो ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशिया नृत्य है इसको लोकप्रियता प्राप्त प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो भिखारी ठाकुर ने किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अवध के सफ़ेद हाथी नृत्य का संबंध किस जिले से विशेष रूप से जोड़ा जाता है? तो सफ़ेद हाथी जो है इसका नृत्य का संबंध कौन से जिले से जो है वह जोड़ा जाता है, आपको इसका बताना है। क्या बहराइच जिले से, बाराबंकी से, रायबरेली से, या फिर बरेली से? तो बात करें आपका जो है सफ़ेद हाथी का नृत्य जो है इसका संबंध आपके रायबरेली जनपद से है। कौन से जनपद से है? रायबरेली से है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अवध में जो है अवध क्षेत्र में होली के अवसर पर डफ नृत्य किस प्रकार के गीतों का प्रयोग करके जो है होता है? तो डफ नृत्य की बात की जाए तो डफ नृत्य जो है वो उसमें जो है कौन से गीतों का प्रयोग होता है? क्या आल्हा गीत होते हैं, फाग गीत होते हैं, बिरहा होते हैं, या फिर चैती होते हैं? तो बात करें डफ नृत्य में जो है फाग गीत का जो है प्रयोग किया जाता है। आल्हा की बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, बिरहा जो आपका है वो आपके पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। वहीं आपके अगर कजरी गीतों की बात की जाए तो आपका इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर जनपद में हुई थी और पूर्वांचल में जो है अधिकतर इसको गाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? जो उत्तर प्रदेश पुलिस है इसका मुख्यालय वर्तमान में क्या नोएडा में है, प्रयागराज, कानपुर, या फिर लखनऊ में है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्तमान में मुख्यालय जो है लखनऊ के सिग्नेचर जो बिल्डिंग है इसमें अवस्थित है। पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर होता था? तो प्रयागराज में था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के निवास के स्थान जो है जिसे जन भवन के रूप में अब जाना जाता है, उसको जो है निवास स्थान को जन भवन के स्थान पर अब हयात बख्श कोठी के रूप में जो है जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? हयात बख्श कोठी के रूप में जो है जन भवन, जिसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है उनका निवास स्थान होता था जन भवन, उसको अब हयात बख्श कोठी के रूप में जो है जानेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद किस वर्ष सृजन किया गया था? यानी जो है डीजीपी का पद जो है वो सबसे पहले कब बनाया गया था? 1990 में, 1982 में, सन 2001 में, या फिर सन 1947 में? तो डीजीपी का पद जो है सन 1982 में इसको बनाया गया था। और प्रथम डीजीपी जो है फर्स्ट डीजीपी कौन बने थे? तो फर्स्ट डीजीपी आपसे पूछ ले, जब 1982 में बना था तो नरेंद्र कुमार जो है नरेश कुमार को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो नरेश कुमार को बनाया गया था। वर्तमान में कौन है? तो राजीव कृष्ण है। वर्तमान की अगर आपसे कोई पूछे तो वर्तमान में डीजीपी कौन है? तो राजीव कुमार जो है राजीव कृष्ण है, राजीव कुमार नहीं है, राजीव कृष्ण जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी है। और पहले डीजीपी की बात करें तो श्री नरेश कुमार जो है पहले डीजीपी थे जब 1982 में डीजीपी का पद जो है वह सृजित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह लोगों में किन दो जीवों का जो है चित्र अंकित है? तो क्या शेर का है, घोड़ा का है, हाथी का, या फिर मछली का है? तो लोगों में दो जीव कौन से हैं? तो मछली जो दो जीव हैं इनका चित्र अंकित है। और कौन कौन से कलर थे? एक रेड कलर है और एक जो है पुलिस का ध्वज होता है उसमें ए रेड और ब्लू कलर होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी में कमिश्नरेट प्रणाली जो है सबसे पहले किन शहरों में लागू की गई? तो सबसे पहले कमिश्नरेट प्रणाली की बात की जाए
तो इसको लागू सबसे पहले किन शहरों में किया गया था? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में, प्रयागराज और आगरा में, वाराणसी, कानपुर या फिर गाजियाबाद और मेरठ में। तो सबसे पहले कमिश्नरेट जो है प्रणाली को लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में लागू किया गया था। और किस सन में लागू किया था? तो सन 2020 में जो है कमिश्नरेट प्रणाली को जो है लागू किया गया था। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नरेट की बात करें, फर्स्ट महिला कमिश्नरेट जो है उत्तर प्रदेश की कौन बनी थी? तो फर्स्ट महिला कमिश्नरेट जो है वो लक्ष्मी सिंह जो है इनको बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लक्ष्मी सिंह को जो है वो फर्स्ट महिला कमिश्नरेट के रूप में नियुक्त किया गया था। और कहाँ का? गौतम बुद्ध नगर का ही नियुक्त किया गया था। कौन से जनपद का नियुक्त किया गया था? तो एक सेकंड, यहाँ पर हम ग्रीन कलर से लगा दे रहे हैं निशान। कौन से जनपद के? तो गौतम बुद्ध नगर का जो है फर्स्ट महिला कमिश्नरेट जो है गौतम बुद्ध नगर का लक्ष्मी सिंह को बनाया गया था। पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में हुआ था, उसके बाद कानपुर, वाराणसी में, और तीसरे नंबर पे आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में जो है कमिश्नरेट प्रणाली को जो है वो लागू किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पुलिस व्यवस्था में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? पुलिस व्यवस्था में बात करें, जिले के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? क्या कलेक्टर कार्य करता है, एसएचओ कार्य करता है, डीआईजी कार्य करता है, फिर एसएसपी कार्य करता है? तो पुलिस व्यवस्था में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो है आपका एसएसपी होता है। कौन होता है? एसपी या एसएसपी जो होता है सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो है विशेष कार्य बल, जिसको एसटीएफ का नाम देते हैं, का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो एसटीएफ का गठन की बात की जाए तो क्या सन 2012 में, सन 2005 में, सन 1990 में या फिर सन 1998 में 4 मई को किया गया था? तो बात करें एसटीएफ का गठन, तो 4 मई सन 1998 को इसका गठन किया गया था जो है। और वहीं बात करें आपका यूपीएसएसएफ की, जो आपका विशेष सुरक्षा फोर्स है, इसका गठन की बात करें तो इसका गठन सन 2020 में जो है यूपीएसएसएफ जो है इसका गठन हुआ है। जो इस समय जो वर्तमान में कांस्टेबल की भर्ती है उसमें भी जो है एसएसएफ के जो है पद हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकंड। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पुलिस थानों में जो डीजी हैं उनका पूरा नाम क्या है? डीजी का पूरा नाम की बात करें तो क्या जनरल ड्यूटी होता है, जनरल डायरी होता है, ग्रुप डिवीज़न होता है या फिर ग्रुप डिप्टी होता है? तो बात करें जो पुलिस थानों में डीजी होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? तो जनरल डायरी जो है इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? जनरल डायरी जो है डीजी का फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का फॉरेंसिक साइंस लैब जो है एफएसएल का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो फॉरेंसिक लैब का जो है उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस लैब जो है इसका इसका मुख्यालय बोल सकते हैं। तो मुख्य केंद्र जो है वो क्या लखनऊ में है, वाराणसी में, कानपुर या फिर आगरा में? तो इसका मुख्य केंद्र जो है लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस विद्यालय कहाँ पर बना है? तो नोएडा में जो इसका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला विश्वविद्यालय बनाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली यूपी 112 जो पहले 100 था, सॉरी यहाँ पे हमने उसे वही बता दिया, उसका पुराना नाम क्या था? क्या यूपी 24/7 था या फिर यूपी 100 था या फिर यूपी सर्विस पुलिस था या फिर डायल 101 था? तो इसका पुराना नाम क्या था? तो यूपी 100 डायल जो इसका पुराना नाम था 112 का, जिसको योगी के द्वारा जो है 112 जो है वो वर्तमान में कर दिया गया। वहीं बात करें अगर महिला हेल्पलाइन नंबर आपसे कोई पूछ ले, महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 है। कितना है? 1090। वहीं चाइल्ड की बात की जाए, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1098 है। और सीएम हेल्पलाइन नंबर की बात की जाए तो सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 है। क्या है? 1076 जो है सीएम हेल्पलाइन नंबर है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1098 है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी जो है वो कौन बनी थी? उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है प्रथम महिला डीजीपी की बात की जाए तो क्या कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी, अर्चना रामा सुंदरम थी, मीरा बाड़ेरकर थी या फिर किरण बेदी थी? तो उत्तर प्रदेश जो है पुलिस जो है इसकी प्रथम महिला डीजीपी जो है कंचन चौधरी भट्टाचार्य को बनाया गया था। वहीं बात करें जो है पूरे भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी? तो किरण बेदी जो है पहली महिला आईपीएस थी। क्या थी? पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी बनी थी। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस की क्या 21 अक्टूबर को, 1 मई को या फिर 26 जनवरी को या फिर 26 जुलाई को? तो उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस जो है 21 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और पुलिस की जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो
1963 ईस्वी में जो है वह उत्तर प्रदेश पुलिस का स्थापना हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस यानी पीएससी जो है इसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। पीएससी का गठन की बात की जाए तो क्या पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा, यूपी पीएससी एक्ट 1948 के द्वारा, या फिर सीआरपीसी 1973 के द्वारा, या फिर यूपी गुंडा एक्ट के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। तो पीएससी की बात करें तो इसकी स्थापना जो है यूपी पीएससी एक्ट 1948 के द्वारा माध्यम से जो है पीएससी जो है उत्तर प्रदेश सशस्त्र जो है पुलिस इसका गठन किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश मजिस्ट्रेट जिसको एसडीएम कहते हैं अपनी शक्तियाँ किस अधिनियम से प्राप्त करता है। तो एसडीएम जो है अपनी शक्तियाँ क्या है, भू राजस्व अधिनियम 1901 के द्वारा, या फिर दंड प्रक्रिया संहिता 1973, या फिर यूपी राजस्व संहिता सन 2006, या फिर उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं प्राप्त करता है। तो एसडीएम की बात करें जिसे उपखंड मजिस्ट्रेट कहते हैं, अपनी शक्तियाँ जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जो है अधिनियम के द्वारा जो है अपनी जो है शक्तियाँ प्राप्त करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन नियुक्त हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय के लिए क्या मुलायम सिंह यादव थे, बाबू बनारसी दास थे, योगी आदित्यनाथ हैं, या फिर चंद्रभानु गुप्ता थे। या तो बात करें तो सबसे कम समय के लिए जो है चंद्रभानु गुप्ता केवल 20 दिनों के लिए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। कब से कब तक, तो 14 मार्च सन 1967 से 3 अप्रैल सन 1967 तक रहे थे। कब से कब तक, 14 मार्च सन 1967 से 3 अप्रैल सन 1967 तक जो है ये रहे थे। लगभग जो है पूरे कितने दिन, 20 दिनों तक रहे थे। और पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन बने थे, गोविंद वल्लभ पंत जो है पहले मुख्यमंत्री बने थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में सन 2021 लोकायुक्त कौन है। जो सन 2021 के लोकायुक्त की बात की जाए तो क्या अवनीश कुमार अवस्थी हैं, संजय मिश्रा हैं, RN चौबे हैं, या फिर प्रशांत त्रिवेदी हैं। तो बात करें उत्तर प्रदेश 2021 के वर्तमान लोकायुक्त की, यानी ये जो पीआईक्यू का प्रश्न है, तो जो है उस समय के जो है लोकायुक्त कौन थे, तो संजय मिश्रा जो थे सन 2021 में जो है लोकायुक्त बने थे। कौन, संजय मिश्रा। और जो है प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो विशंभर दयाल जो है वो प्रथम लोकायुक्त बनाए गए थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है कैसे होता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, उसका चुनाव क्या गुप्त मतदान के द्वारा होता है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर जनता सीधे चुनता है, या फिर जिलाधिकारियों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष हो गए या उपाध्यक्ष हो गए, इनका चुनाव जो है गुप्त मतदान के द्वारा होता है। किसके माध्यम से होता है, गुप्त मतदान के माध्यम से। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पदाग्राही प्रमुख सचिव कौन है। जो है इसके पदाग्राही जो है इसके प्रमुख सचिव की बात करें, क्या मोहम्मद हाशिम है, संजय प्रसाद हैं, भानु भास्कर हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो किसके, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पदाग्राही के प्रमुख सचिव की बात की जाए तो कौन है, तो संजय प्रसाद जो है इसके जो है सचिव हैं। किसके, उत्तर प्रदेश गृह विभाग के पदाग्राही के प्रमुख सचिव जो हैं संजय प्रसाद हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा जो है, कौन सी सेवा, अग्निशमन सेवा जिसको फायर कहते हैं, फायर सर्विस वर्तमान के जो है किसके अधिनियम में जो है किसके अधीन जो है कार्य करती है। MSSME मंत्रालय के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीन, या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन, या फिर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन यह कार्य करती है। तो जो है फायर सर्विस वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत जो है मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत या इसके अधीन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कार्य करती है। इसका आदर्श वाक्य की बात करें तो फायर सर्विस का आदर्श वाक्य हम बचाने के लिए काम करते हैं। क्या आदर्श वाक्य है, हम बचाने के लिए जो है काम करते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश फायर सर्विस जो है इसका आदर्श वाक्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक यानी IGP कौन बने थे। तो पहले पुलिस महानिरीक्षक की बात करें तो क्या VN लाहिड़ी बने थे, कानराड हंटे बने थे, या फिर SP श्रीपाल बने थे, या फिर माउंटबेटन बने थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले पुलिस महानिरीक्षक की बात की जाए तो पहले पुलिस महानिरीक्षक जो है VN लाहिड़ी को जो है वो नियुक्त किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राजस्व संहिता सन 2000 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टरेट नियुक्त करेगी। तो प्रत्येक जिले में कलेक्टरेट की बात की जाए, जहाँ पर
इसकी नियुक्ति क्या 3 होंगे, 1 होंगे, 4 होंगे या फिर 2 होंगे? तो राजस्व संहिता सन 2006 के अनुसार जो है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में केवल 1 कलेक्टर की जो है या नियुक्ति करेगी। कितने कलेक्टर की नियुक्ति करेगी? डीएम या डीसी की। तो 1 या डीएम या डीसी की इसकी जो है नियुक्ति की जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बात की जाए तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है इसमें वर्तमान में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या 160 है, 180 है, 150 है या फिर 170 है? तो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या जो है 160 है। कितनी है? 160 जो है स्वीकृत न्यायाधीश हुए हैं। और इसकी स्थापना की बात की जाए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च सन 1866 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हो गई थी। कब हुई थी? 17 मार्च सन 1866 में आगरा में हुआ था। और इसको प्रयागराज में कब स्थापित किया गया था? तो 1869 में। सॉरी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संसद में यूपी के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में सही कूट को चुनना है। क्या राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं? तो बात करें जो है यूपी जो है संसद भवन में, राज्यसभा में 31 सीटें, ये भी सही है, और लोकसभा में 80 सीटें। तो क्या केवल एक सही है? न तो एक है न दो है, केवल दो एक है या फिर दो एक और दो दोनों है? तो बात करें राज्यसभा में 31 सीटें ही है और लोकसभा में 80 सीटें, ये दोनों कथन सही है। बात करें उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में जो है वह 100 सीटें हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले लोकसभा जो राज्यसभा है इसमें जो है एसटी और एससी का आरक्षण कितना है? तो इसमें 17 जो है एससी का आरक्षण है, एसटी के लिए 0 आरक्षण की बात की गई है। विधानसभा सीटों में जो 403 है इसमें एससी एसटी की बात की जाए तो यहाँ पर एसटी एससी का जो है यहाँ पर भी प्रावधान किया गया। तो इसमें 84 सीटें हैं और इसमें जो है एसटी का 2 सीटों का आरक्षण किया गया। सोनभद्र की ओबरा और दुबरी सीट है। कौन सा है? सोनभद्र की ओबरा और दूधी जो सीट है यहाँ पर जो है एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी में वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत हेतु किसकी शिकायत होती? तो वित्तीय धोखाधड़ी जो है इसकी शिकायत हेतु साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जो है 1930 पर करने का समय सीमा कितना है? यानी जो है इस पर शिकायत करने की समय सीमा अधिकतम क्या 2 घंटे के भीतर है, 24 घंटे के भीतर है या फिर 48 घंटे के भीतर है या फिर 7 दिनों के भीतर है? तो वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको जो है 24 घंटे के भीतर जो है शिकायत करनी होती है। अगर आपको जल्दी आपको जो है इसका जो है समाधान चाहिए तो 2 घंटे के अगर भीतर आप लोग जो है शिकायत इसकी दर्ज करा देते हैं तो जो है इससे आपको और जल्दी जो है इसका जो है कार्यवाही जो है वो प्रारंभ हो जाती है, जिससे जल्दी आपका कार्य हो जाता है। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर आप शिकायत करेंगे तभी आपका जो है वो जो है इससे जो है समाधान आपको मिल पाएगा। उसके बाद जो है वो जो है समाधान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है 24 जो है घंटे के भीतर की गई है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो कितना है? 1930 है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ है। कहाँ पर है? लखनऊ जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर भी सुशोभित या पद को सुशोभित किया था वह कौन थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी थे और बीपी सिंह थे, चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे और बीपी सिंह थे या फिर एनडी तिवारी और बीपी सिंह थे? तो बात करें मुख्यमंत्री के पद और प्रधानमंत्री के पद पर दोनों पर सुशोभित हुए थे वो चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह, जिनको 2024 में भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, और दूसरे व्यक्ति बीपी सिंह थे। कौन थे? बीपी सिंह जो है दूसरे व्यक्ति थे। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी की जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को किस अनुसूची में रखा गया है? तो यह कौन से अनुसूची में है? क्या 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची? तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है, जिसको पहले संविधान संशोधन 1951 में जो है जोड़ा गया है। वही बात करें आपकी 11वीं अनुसूची किनसे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था है, जिसको जो है 29 विषय जो है शामिल किए गए हैं। वहीं आपकी जो है 5वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है, इसका जो है जवाब आप लोग हमें कमेंट में जो है कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना क्या कानूनी सेवा प्राधिकरण 1976 के द्वारा, लोक सेवा न्यायाधिकरण 1987 के द्वारा, लोक सेवा न्यायाधिकरण 1976 या फिर भारतीय उच्च न्यायालय
1975 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण अधिनियम 1976 के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन जो है कितनी बार लगाया जा चुका है। तो राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो अब तक क्या 7 बार, 8 बार, 9 बार या फिर 10 बार। तो उत्तर प्रदेश में अब तक जो है राष्ट्रपति शासन कुल 10 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार लगाया चुका है? 10 बार। और पहली बार कब लगा था आपको ये बताना है कि प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 25 फरवरी सन 1968 को यह लगा था। और कब हटा था? तो 26 फरवरी कब हटा था? 26 फरवरी सन 1969 को जो है इसको हट गया था। 1 वर्ष 2 दिनों के लिए लगा था। कितने दिनों के लिए? 1 वर्ष 2 दिनों के लिए जो है पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था। उस समय राज्यपाल डॉक्टर गोपाल बेजवाड़ा जो थे उस समय के राज्यपाल थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो है पंचायती राज विभाग की स्थापना के लिए किसकी स्थापना के लिए? पंचायती राज विभाग की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम उत्तरदायी है? क्या पंचायती अधिनियम 1947, पंचायती राज 1948 या फिर पंचायती अधिनियम 1949 या फिर पंचायती अधिनियम 1950 जिम्मेदार है? तो उत्तर प्रदेश में जो है पंचायती राज विभाग की स्थापना के लिए जो पंचायती अधिनियम 1947 जो है वो जिम्मेदार है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भू नियंत्रण जो अधिनियम है जो है राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम की बात की जाए सन 1952 में, सन 1956 में, सन 1945 या फिर सन 1947 में इसको पारित किया गया था या लागू किया गया था। तो सन 1945 में जो है इसको लागू किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर भारत के गणतंत्र बनने के बाद उत्तर प्रदेश का जो है दूसरा राज्यपाल जो है कौन बना था? दूसरे राज्यपाल की यानी सेकेंड गवर्नर उत्तर प्रदेश का क्या वाराहगिरी वेंकट गिरी थे या फिर हारमसजी पेरुसा मोदी या फिर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी को बनाया गया था या फिर बुरगुल्ला रामकृष्ण राव बने थे? तो कौन जो है सेकेंड गवर्नर बने थे? तो सेकेंड गवर्नर की बात की जाए उत्तर प्रदेश के सेकेंड जो है राज्यपाल की बात की जाए तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो है उत्तर प्रदेश के सेकेंड गवर्नर बने थे। वही बात करें स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। कब से कब तक थी? तो 15 अगस्त सन 1947 से 2 मार्च सन 1949 तक थी। लेकिन गणतंत्रता के बाद पहले जो है राज्यपाल कौन बने थे? तो हारमसजी पेरुसो मोदी को जो है फर्स्ट गवर्नर बनाया गया था और दूसरे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। लेकिन जो स्वतंत्र भारत के पहले की पूछेगा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। गणतंत्रता के बाद पहले हारमसजी पेरुसा मोदी थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी किस वर्ष में किया गया था? सन 1947, 1951, 1968 या फिर 1977 में। तो हिंदी को जो है उपयोग के लिए जो है किस वर्ष जो है बाध्यकारी बनाया गया था? तो 1968 में जो है हिंदी को बाध्यकारी बनाया गया था। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब आया था? तो 1951 में आया था। और उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम जो है 1989 में आया था, जिसको उर्दू को जो है प्रदेश की द्वितीय राजभाषा भी घोषित इसी के द्वारा की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न एक सेकेंड नहीं आएगा अब लगता है। पीछे है क्या? हाँ पीछे है। उत्तर प्रदेश के कौन से 3 प्रभागों में अधिकतम 6 जिलों शामिल है? ऐसे कितने प्रभाग हैं जिसमें जो है 6 जिले जो है अधिकतम 6 जिले शामिल है? यानी प्रभाग मतलब मंडल की ऐसे कितने मंडल हैं, ऐसे कितने डिवीजन हैं जिसमें अधिकतम 6 जिले हैं? क्या कानपुर, लखनऊ और मेरठ है या फिर लखनऊ, प्रयागराज और आगरा मंडल है, मेरठ, आजमगढ़ और बरेली मंडल या फिर बस्ती, कानपुर और गोरखपुर मंडल है? तो 6 जो है 3 प्रभागों में जो है इसमें से 4 विकल्प दिए गए। ऐसे 3 कौन से प्रभाग है इसमें 6 जिले अर्थात जो है 6 अधिकतम जिले जो है मंडलों में शामिल है? तो आपका कानपुर, लखनऊ और मेरठ मंडल जो है इसमें अधिकतम 6 जिले शामिल है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 1998 में राज्यपाल द्वारा बर्खास्त के बाद कौन एक दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे? एक दिन के लिए मुख्यमंत्री की बात करें तो बर्खास्त होने के बाद क्या देवेंद्र फडणवीस रहे थे, जगदम्बिका
का पाल रहे थे, या फिर BS येदियुरप्पा रहे थे, या फिर सतीश प्रसाद सिंह रहे थे। तो कौन एक दिन के लिए मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे 1998 में राज्यपाल के बर्खास्त करने के बाद? तो जगदम्बिका पाल जो है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वतंत्रता उपरांत यानी स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलाहाबाद मुख्य न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश क्या नसरुद्दौलाह बेग थे, या फिर विद्याधर गोविंद ओके थे, या फिर विधु भूषण मलिक थे, या फिर वशिष्ठ भार्गव थे? तो कौन जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे? तो विधु भूषण मलिक जो है इलाहाबाद स्वतंत्रता के बाद जो है उपरांत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बने थे। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन को जो है वो बनाया गया था जब इसकी गठन हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन था? यानी अंतिम ब्रिटिश न्यायाधीश किसको बनाया गया था? क्या सर एडवर्ड ग्रीमवुड मेयर्स को, या फिर मिस्टर सिम्पसन को, या फिर अलेक्जेंडर रोज एक्सवाइचर को, या फिर वाल्टर मॉर्गन को? तो अंतिम जो है ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एडवर्ड ग्रीमवुड मेयर्स को जो है इसका जो है अंतिम चीफ जस्टिस इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बनाया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो थे वो शाह मोहम्मद सुलेमान थे। कौन थे? शाह मोहम्मद सुलेमान जो है प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अवध के मुख्य न्यायालय जो अवध के मुख्य न्यायालय है को इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ कब जो है समामेलित यानी समामेलित एक साथ मर्ज किया गया था? क्या 4 फरवरी सन 1947 को, 25 फरवरी सन 1948 को, या फिर 4 फरवरी सन 1948, या फिर 25 फरवरी सन 1947 को? तो अवध के मुख्य न्यायालय को जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ जो है कब मर्ज किया गया था? तो मर्ज की बात करें तो 25 फरवरी सन 1948 को जो है इसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मर्ज किया गया था। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर भी है? तो लखनऊ में इसके खंडपीठ अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नए समामेलित उच्च न्यायालय जो है का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? यानी इलाहाबाद में जब है हाई कोर्ट को जो है मर्ज किया गया था तो इसमें जो है इसके प्रथम बात करें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? क्या विधु भूषण मलिक बने थे, वशिष्ठ भार्गव बने थे, मानूलाल चुन्नीलाल देसाई बने थे, या फिर नसीरुल्लाह बेग बने थे? तो जब इसको मर्ज किया गया था अवध न्यायालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिसको मर्ज किया गया था 25 फरवरी सन 1948 को, तो इसके प्रथम मुख्य जो है चीफ जस्टिस विधु भूषण मलिक को जो है बनाया गया था। किसको बनाया गया था? विधु भूषण मलिक को। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी मानवाधिकार आयोग जो है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपी मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष क्या श्री न्यायमूर्ति NP मिश्रा थे, या फिर श्री न्यायमूर्ति V शरण थे? तो इसके मुख्य जो है अध्यक्ष कौन थे? तो श्री न्यायमूर्ति AP मिश्रा थे। कौन थे? AP मिश्रा जो थे इसके अध्यक्ष थे। किसके? मानवाधिकार आयोग के। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यूपी विधान परिषद की जो है यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यूपी की विधान परिषद जिसमें 100 सीटें हैं 29 जुलाई सन 1937 की बैठक में उपाध्यक्ष कौन चुनी गई थी? क्या सर सीताराम चुने गए थे, बेगम एजाज रसूल चुनी गई थी, या फिर आपकी चंद्रभाल चुने गए थे, फिर श्री निजामुद्दीन चुने गए थे? तो जो उपाध्यक्ष की बात करें 29 जुलाई सन 1937 को बेगम एजाज रसूल को चुना गया था, जो संविधान सभा की जो एकमात्र जो है महिला थी, मुस्लिम महिला थी। वहीं बात करें सर सीताराम इसके अध्यक्ष थे, और जो है स्वतंत्र उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के प्रथम सभापति की बात करें तो चंद्रभाल थे, और जो उपसभापति बने थे वह श्री निजामुद्दीन जो है इसके उपसभापति बने थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? कौन सा लोकायुक्त है जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है? क्या न्यायमूर्ति मिर्जा MM हुसैन का रहा है, फिर न्यायमूर्ति कैलाशनाथ गोयल का है, या फिर न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का, या फिर न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा का है? कौन से लोकायुक्त हैं जिनका काल सर्वाधिक रहा है? तो न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा का जो है कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अभिकथन 1 जो है यूपी में जिला पंचायत द्वारा संपत्ति क्या यूपी में जो है जिला पंचायत द्वारा
संपत्ति पर कर लगाया जाता है और कारण यह कर सभी पर लागू है। तो बात करें उत्तर प्रदेश जो जिला पंचायत है वह जो है संपत्ति पर क्या लगाती है, कर को लगाती है। तो ये आपका ए नंबर जो है वो सही है। तो क्या ए और आर दोनों सत्य हैं और जो है आर जो है इसकी व्याख्या सही है, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं पर व्याख्या गलत है, या फिर ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर ए सत्य है और लेकिन आर भी ए असत्य है और आर सत्य है। तो बात करें जो है यह कर सभी पर लागू होता है, यह जो है यह गलत है। यह कर जो है जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लगाया जाता है, इसकी बात गलत है। जो है जिला पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति पर यह कर नहीं लग सकता है। कुछ लोग क्या है किराए पर रहते हैं, फिर कुछ लोग जो है वहाँ पर जो है कार्य करने या पढ़ने हैं तो उन पर जो है नहीं लग सकता है। तो ये क्या है, आर नंबर गलत है, ए नंबर सही है। तो कौन सा हो जाएगा, एक सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है वह चमड़े के व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी चमड़ा के व्यवसाय के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। क्या कानपुर है, नोएडा है, वाराणसी या फिर गाजियाबाद है। तो चमड़े के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध आपका कानपुर है, जिसे उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है चिकन कढ़ाई के लिए काम के लिए जो है प्रसिद्ध है। चिकन कढ़ाई के लिए जो है क्या लखनऊ प्रसिद्ध है, कानपुर है, वाराणसी है या फिर आगरा है। तो चिकन कढ़ाई के लिए बात की जाए तो आपका लखनऊ जिला जो है वह प्रसिद्ध है। कौन सा है, लखनऊ है। वाराणसी की बात करें इसको घाटों की नगरी और जो है इसको धार्मिक राजधानी भी उत्तर प्रदेश का माना जाता है। आगरा जो है अपने पेठा के लिए जो है विश्व जो है प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल जो है वो इसकी स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो पहली चीनी मिल की बात की जाए तो इसकी स्थापना की बात हो रही है तो क्या 1823 में मेरठ में, 1903 प्रतापपुर देवरिया में, या फिर 1948 सहारनपुर में, या फिर 1899 में बागपत में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की बात की जाए तो 1903 प्रतापपुर देवरिया में जो इसकी स्थापना पहली जो है चीनी मिल की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संगीत वाद्य यंत्र अमरोहा, कौन सा संगीत वाद्य यंत्र अमरोहा और सिरेमिक उत्पादन बुलंदशहर का मिलान क्या सही है। तो बात करें जो संगीत वाद्य यंत्र है कौन सा, संगीत वाद्य यंत्र यहाँ पर क्या होगा, अमरोहा से है। और सिरेमिक उत्पादन कौन सा, सिरेमिक उत्पादन जो है वो बुलंदशहर से। तो क्या ये दोनों मिलान सही है। तो संगीत वाद्य यंत्र की बात की जाए संगीत वाद्य यंत्र अमरोहा से ये जो है इसका उत्पादन होता है, ये सही है। यहाँ पर ये चीज़ें गलत दी गई हैं। तो संगीत वाद्य यंत्र जो है अमरोहा से होता है और सिरेमिक उत्पादन की बात की जाए तो ये बुलंदशहर से जो है इसका उत्पादन या होता है या बनते हैं। तो ये दोनों जो है कथन सही है। दोनों कथन क्या है, सत्य है। दोनों कथन सत्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 1973 के पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। जब 1973 में पीएससी विद्रोह हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उसमें क्या चौधरी चरण सिंह थे, कमलापति त्रिपाठी थे, एच.एन. बहुगुणा थे या फिर बनारसी दास थे। तो पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कमलापति त्रिपाठी थे। कौन थे, कमलापति त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और कब थे, तो 1973 के समय जो पीएससी विद्रोह हुआ था उस समय थे। और कब से कब तक थे, तो 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक जो ये रहे थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम जो है 1833 में और संयुक्त प्रांत 1937 में क्या मिलान सही है। तो बात करें जो उत्तर प्रदेश का पहले नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था और संयुक्त प्रांत था, उसके बाद जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा जो है वो और था, उसके बाद संयुक्त प्रांत बना था 1937 में। क्या यह मिलान सही। तो बात करें उत्तर पश्चिमी प्रांत जो नाम था वो कब से कब तक था, तो 1936 में यह नाम पड़ा था। कब पड़ा था, 1936 में। वही बात करें आगरा और अवध संयुक्त प्रांत कब हुआ था, उसके बाद तो 1902 में आगरा एवं अवध बना था। कब बना था, 1902 में जो है आगरा और अवध बना था। वही बात करें आपका संयुक्त प्रांत नाम जो है 1937 में पड़ा और उत्तर प्रदेश नाम जो है 24 जनवरी 1950 को जो है पड़ा था। कब पड़ा था, तो 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। ये दोनों मिलान जो है वो राइट है, यानी दोनों कथन जो है यहाँ सही है। यहाँ पर 4 विकल्प देना चाहिए था लेकिन 4 विकल्प नहीं दिया है तो इसको आप छोड़ दीजिए, 2 दिए हैं, दोनों आपके सही मिलान है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों तक निलंबित कर सकती है। यानी यूपी विधान परिषद जो है वित्त विधेयक को जो है वो कितने दिनों के लिए रोक सकती है
या विलंबित यानी उसको रोक कर रख सकती है। तो क्या 3 माह के लिए, 14 दिन के लिए, 28 दिन या फिर 75 दिन के लिए। तो यूपी विधान परिषद जो है अपने वित्त विधेयक को कितने माह के लिए रोक सकती है या कितने दिन के लिए, तो 14 दिनों तक जो है विलंबित कर सकती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो सदस्य नहीं है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश नहीं है, पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं या फिर राजस्थान नहीं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो सदस्य इनमें से उत्तर प्रदेश नहीं है। यह मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए युग में से कौन सा सुमेल जो है वो सही नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जो है लखनऊ की बात करें तो लखनऊ क्या छावनी परिषद है, इसके स्थानीय निकाय। और कानपुर का जो है स्थानीय निकाय नगर निगम है। गाजियाबाद की बात करें तो नगर पालिका है और काकोरी की बात करें तो नगर पंचायत है। इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है लखनऊ में बात करें तो छावनी परिषद है, ये आपका पूरी तरह से राइट है। वहीं बात करें कानपुर में नगर निगम, ये भी राइट है। और गाजियाबाद में भी नगर पालिका नहीं है, गाजियाबाद में भी नगर निगम ही है। क्या है? नगर निगम भी गाजियाबाद में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। काकोरी में जो है वो नगर पंचायत है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर जो है का निर्वाचन कैसे होता है। जो उत्तर प्रदेश के नगर हैं इसमें महापौर जो हैं इनका निर्वाचन की बात की जाए तो नगर निगम के सदस्यों द्वारा होता है, कार्यकारिणी समिति द्वारा होता है, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होती है या फिर सबसे बड़े राजनीतिक दल द्वारा होती है। तो बात करें महापौर के निर्वाचन की, तो महापौर का निर्वाचन जो है सीधे नगर के नागरिकों के द्वारा जो है इसका निर्वाचनों के द्वारा जो है इसका निर्वाचन होता है। मेयर जो होता है वो मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। मेयर जिसको महापौर भी कहते हैं वो जो है नगर का प्रथम जो है वो नागरिक होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अब तक उत्तर प्रदेश के कुल कितनी जो है महिलाएं मुख्यमंत्री बन के पद पर रह चुकी हैं। क्या 0 हैं, 1 हैं, 2 हैं या फिर 3 है। तो उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री अभी तक 2 लोग रही हैं, सुचिता कृपलानी रही हैं और मायावती रही हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। उसके बाद मायावती रही हैं। जो देश की जो है राज्य की किसी देश के किसी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री जो है मायावती जी बनी थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यूपी के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना क्या प्रयागराज में, आगरा में, गाजियाबाद या फिर लखनऊ में। देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की बात की जाए इसकी स्थापना जो है वो गाजियाबाद में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद में जहाँ पर वेबसाइट पर मतदान सूची जारी करने वाला प्रथम जिला भी गाजियाबाद बना है। वेबसाइट पर जो है मतदान सूची जो है जो वोटर लिस्ट है इसको वेबसाइट पर लागू करने वाला प्रथम जिला कौन है? तो गाजियाबाद है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध नगर जो है जिले का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय क्या अमरोहा है, खलीलाबाद है, नौगढ़ है या फिर नोएडा है। तो इसके मुख्यालय कहाँ पर है गौतम बुद्ध नगर का? तो गौतम बुद्ध नगर का जो है मुख्यालय नोएडा है। कहाँ पर है? नोएडा है। नौगढ़ की बात करते हैं किसका मुख्यालय है? तो ये सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? जो सिद्धार्थ नगर है इसका जो मुख्यालय क्या है? तो सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय जो है वो नौगढ़ है। वहीं बात करें खलीलाबाद किसका मुख्यालय है? तो खलीलाबाद आपका संत कबीर नगर का है। किसका है? संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या है? खलीलाबाद है, कबीर नगर। वहीं बात करें संत रविदास नगर का मुख्यालय जिसको भदोही कहते हैं उसका मुख्यालय ज्ञानपुर है। और अमरोहा की बात करें किसका मुख्यालय है? तो ज्योतिबा फुले नगर जो है इसका मुख्यालय है। कौन से है? ज्योतिबा फुले नगर जो है इसका मुख्यालय जो है वह अमरोहा है। आप लोग बताएंगे कि आपका जो है आप किस जनपद में रहते हैं और उस जनपद का मुख्यालय क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी में नगर मेयरों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो उत्तर प्रदेश के जो है किसी नगर का जो है मेयर जो है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। ये एक जो है नगर का प्रथम जो है नागरिक होता है। इसको जो है नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है। जो पदेन सदस्य है वो क्या या फिर नगर मेयर होता है या फिर कार्यकारिणी समिति का जो है यह सभापति होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपके जो है तीनों कथन जो है पूरी तरह से राइट हैं। 1, 2 और 3 जो है वो पूरी तरह से राइट हैं। चौथा कथन इसमें नहीं दिया गया है। तो आपका जो पहला, दूसरा और तीसरा यानी नागरिक प्रथम नागरिक भी होता है, पदेन सभापति भी होता है, सॉरी पदेन अध्यक्ष और जो है ये जो है कार्यकारिणी समिति का जो है पदेन सभापति भी नगर का जो है मेयर होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में लखनऊ में इनमें से कौन सा जो है निकाय स्थित है। तो लखनऊ में क्या कौन सा निकाय है? तो आपको बताना है क्या उत्तर प्रदेश लखनऊ में आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं दिए हैं।
तो हम पहले बता देते हैं, क्या जल संस्थान है लखनऊ में? क्या जल संस्थान अवस्थित है? या फिर आपका नगर निगम, तो बताइए क्या नगर निगम लखनऊ में है? या फिर विकास प्राधिकरण भी यहाँ पर लखनऊ में है? या फिर जिला नागरिक विकास प्राधिकरण है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो है वहाँ पर जल संस्थान भी अवस्थित है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण है और जिला नगरीय विकास प्राधिकरण भी जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो इसी के साथ जो है 4 ऑप्शन थे, तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो कौन कौन से जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण भी अवस्थित है लखनऊ में जो है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भी सिग्नेचर बंडल में ही अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन जो हैं वो किस वर्ष में अस्तित्व में आए थे? तो 2 जो है सदन की बात की जाए तो क्या 1937 में आए थे, 1947 में, 1948 या फिर उपरोक्त में से किसी में नहीं? तो 2 सदनों की जो है बहाली कब हुई थी? तो 29 जुलाई सन 1937 को जो है इसकी बहाली यानी प्रथम बैठक हुई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने पुलिस जोनों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसको कितने पुलिस जोनों में बांटा गया है? क्या 73 है, 8 हैं, 18 हैं या फिर 75 है? तो उत्तर प्रदेश को कुल जो है 8 पुलिस जोनों में जो है बांटा गया है। कितने जोनों में? 8 पुलिस जोन है और 18 इसके रेंज है। वहीं बात करें जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा जो है IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब स्थापित किया गया था? तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना क्या 1986 में, 1956, 1966 या फिर 1976 में? तो तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में इसको स्थापना जो है 1966 में जो है IFS जो है भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश जो वित्त निगम है इसका मुख्यालय क्या लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज या फिर वाराणसी है? तो उत्तर प्रदेश वित्त निगम के मुख्यालय की बात की जाए तो कानपुर में जो है उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय अवस्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 नवंबर सन 1954 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है और आज का जो है 100 प्रश्न पर हम लोग पूरी तरह से पहुंच गए, सेंचुरी आपकी लग चुकी है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित यानी किस तिथि से लागू हुआ, यानी वैट जो है इसको जो है कब से लागू किया गया था? मूल्य कर जो है मूल्य वर्धित कर की बात की जाए 1 अप्रैल सन 2007 से, 1 जनवरी सन 2008, 1 जनवरी सन 2009 या फिर 1 अप्रैल सन 2008 से? तो मूल्य वर्धित कर की बात की जाए तो 1 जनवरी सन 2008 से जो है उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो बात करें नए सचिव की नियुक्ति की तो क्या 6 सचिव थे, 10 थे, 7 थे या फिर 3 थे? तो 1919 के अधिनियम के तहत जो है कुल 6 नए सचिवों की जो है 1921 में जो है नियुक्ति की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व कोड जो है यूपी रेवेन्यू कोड की बात की जाए निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सन 2010, सन 2012, सन 2008 या फिर सन 2006 में? तो राजस्व कोड की बात की जाए तो सन 2006 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो है 16 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 16 अध्याय जो थे इसमें जो है राजस्व कोड में थे। 243 इसमें धाराओं का प्रावधान किया गया था और 4 अनुसूचियां थी। कितने शेड्यूल थे? तो 4 शेड्यूल जो है इसमें जो है थी। चौथी अनुसूची में जो इसका प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड यार, अगला प्रश्न हमारा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है? तो विकास खंडों की बात की जाए प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या 826 है, 922 है, 1022 है या फिर 722 है? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में विकास खंडों की स्थापना जो है कितनी है? तो 826 विकास खंड है। वहीं बात करें अगर तहसील पूछ ले तो तहसील कितने हैं? तो तहसील की बात की जाएगी तो तहसील 351 है। नगर पंचायत अगर कहे तो नगर पंचायत की संख्या कितनी है? नगर पंचायत जो है 546 हैं। और नगर पालिका परिषद की बात की जाए, किसकी? नगर पालिका परिषद जो है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 200 है। कितनी है? 200 है। और क्षेत्र पंचायत यानी जिसको विकास खंड कहते हैं उनकी संख्या 826 है। तहसील की बात करें तो सर्वाधिक तहसीलें जो है प्रयागराज और आजमगढ़ में है। कितनी 8 तहसीलें हैं। और आर्थिक मंडल कितने हैं? तो आर्थिक मंडल उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक मंडल हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले
लिखित दस्तावेज FIR जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो FIR का पूर्ण रूप की बात करें तो फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट होता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है, फर्स्ट इंट्रोगेशन रिपोर्ट होता है, फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। तो FIR का फुल फॉर्म जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता है। तो किसी जिले के भू राजस्व प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो जिला परिषद के मुख्य लेखाधिकारी होते हैं, राजस्व विभागीय अधिकारी होते हैं, या फिर जिला कलेक्टर होते हैं, या फिर तहसीलदार होते हैं। तो किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का पदाधिकारी की बात की जाए तो कौन होते हैं, तो जिला कलेक्टरेट जो है इसके जो है अधिकारी होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2 जो है 4 जिले शामिल है। तो पुलिस रेंजों की संख्या क्या 18 है, 8 है, 75 या फिर 73 है। तो पुलिस रेंज कितने हैं, 18 हैं, और जोनों की संख्या 8 है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं। नीचे लिखे उल्लेखों में गलत मंडल को पहचानना है। आपका गलत मंडल है कौन सा, उसके सहारनपुर मंडल है, गाजियाबाद मंडल है, चित्रकूट मंडल है, या फिर आजमगढ़ मंडल है। तो कौन सा गलत है, तो गाजियाबाद मंडल जो है, या गाजियाबाद जो है मंडल में से प्रशासनिक 18 मंडलों में से नहीं है, बाकी सभी आपके मंडल हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की बात की जाए, कौन सी योजना, किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। क्या 18 अगस्त सन 2010 को, 18 जून सन 2001 को कल्याण सिंह के द्वारा, या फिर 18 अगस्त सन 2001 को, या फिर 18 जून सन 2010 को। तो बात करें जो है किसान मित्र योजना की, तो किसान मित्र योजना जो है वो 18 जून सन 2001 को कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा शुरू की गई थी। बाबरी मस्जिद जो है विध्वंस कब हुआ था, 1992 में हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन कायाकल्प की बात करें उच्च शिक्षा में सुधार से है, या फिर कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने से, या प्राथमिक विद्यालयों को पुनरुद्धार से, या फिर विश्वविद्यालय बुनियादी ढांचा को सुधारने से। तो ऑपरेशन कायाकल्प की बात की जाए तो ऑपरेशन कायाकल्प जो है इसका जो है मुख्य उद्देश्य जो है प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से संबंधित है। किससे है, प्राथमिक विद्यालय जो है उनको फिर से सुधारने का कार्य करने के लिए इसका जो है निर्माण इसको जो है शुरू किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निकासी और जो है निवेश इसको सुगम बनाने के लिए निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर महाराष्ट्र। तो इसको जो है निकासी और निवेश को सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है निवेश मित्र की जो है शुरुआत की थी। निवेशक मित्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि UPSRLM ने रिस्क रिड्रेसल फंड के तहत SC/ST के लिए आरक्षित सदस्यों के लिए खाली स्थान का प्रावधान किया था। 2850, 2350, 2750 या फिर 2250 का प्रावधान किया था। तो किसके तहत, तो UPSRLM ने रिस्क रिड्रेसल फंड के तहत ST/SC के लिए 2250 का जो है वो प्रावधान किया था। अधिकतम कितने सदस्यों का, 2250 सदस्यों का जो है प्रावधान किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितना मासिक पेंशन मिलती थी, 2000, 1500, 5000 या फिर 3000। तो मासिक पेंशन की बात की जाए तो 3000 रुपये जो है मासिक पेंशन दी जाती थी। वृद्धावन पेंशन में 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य किसको प्रोत्साहित करना है। तो एक जिला एक उत्पाद जो है योजना, इसका प्रोत्साहन की बात करें तो स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों के प्रोत्साहन से है, कृषि नवाचार से है, डिजिटल वॉलेट से है, कंप्यूटर के ज्ञान से है। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्वदेशी और विदेशी विशिष्ट उत्पादों को जो है वह जो है इसको जो है प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था, तो 24 जनवरी सन 2018 को इसको शुरुआत की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक या पैरा ओलंपिक 2024 के ओलंपियंस यानी जो ओलंपिक में भाग लिए थे को कुल कितनी पुरस्कार राशि वितरित की है, 15 करोड़,
10.5 करोड़, 22.7 करोड़ या फिर 30 करोड़। तो अवार्ड के रूप में जो है 22.7 करोड़ रुपए जो है वो वितरित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यूपी सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए कितनी राशि प्रदान करती है? 25,000 रुपये, 1,00,000, 1,000 रुपये या फिर 75,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये। तो टोटल राशि की बात की जाए तो 1,01,000 रुपये जो है यूपी सरकार के द्वारा शुरू जो है दिया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2017 में की गई थी। कब शुरू हुई थी? सन 2017 में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निवेश सारथी पोर्टल जो है द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? निवेश सारथी पोर्टल की बात करें, इसके द्वारा क्या हस्ताक्षर करने की व्यवस्था जो है या फिर शिकायत निवारण तंत्र है या फिर उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करना होता है या फिर बैठक प्रबंध मॉड्यूल तैयार करता है। तो निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? तो इसके द्वारा जो है उद्योगों के लिए जो भूमि आवंटित नहीं की जाती है। कौन सी चीज़ नहीं की जाती है? उद्योगों के लिए भूमि इसके द्वारा आवंटित नहीं की जाती है निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी के गाँव में लौटाने वाली प्रवासी श्रमिकों को जो है गाँव में प्रवासी श्रमिकों को लौटाने वाली रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? दीनदयाल अंत्योदय योजना, मनरेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान या फिर गरीब कल्याण रोजगार मिशन। तो कौन सी योजना जो है यूपी के जो है जो श्रमिक है, प्रवासी श्रमिक है, उनको गाँव में वापस लौटाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो गरीब कल्याण जो है रोजगार मिशन को शुरू किया गया था 20 जून सन 2022 को। 125 दिनों को जो है इसमें काम दिया जाता था। कितने दिनों का? 125 दिनों का। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? गौतम बुद्ध नगर की, कानपुर, गाजियाबाद या फिर लखनऊ की? तो सबसे अधिक साक्षरता दर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर का जो है सबसे साक्षरता दर अधिक है, 80.12% है। सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम जो है वो कौन से जनपद का है? तो श्रावस्ती का सबसे कम है। किसका है? श्रावस्ती जनपद जो है इसका सबसे कम है। और कितना है? तो 46.7% है। 46.7% श्रावस्ती का सबसे कम है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एशिया का इंडस फूड 2025 का 18वां संस्करण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित हुआ था? इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण की बात करें तो क्या इंडिया एक्सपो सीजन मार्ट ग्रेटर नोएडा में, महात्मा मंदिर गांधीनगर में या फिर इंडिया हेरिटेज सेंटर नई दिल्ली में या फिर प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन जो है इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में जो है इंडस फूड 2025 का जो है 8वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कितना था? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें, क्या 47.9 था, 35.0 था, 37 था या फिर 45.9 इंडेक्स वैल्यू था? तो बात करें उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है 45.9 जो है इंडेक्स वैल्यू प्राप्त किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए क्या कोषवाड़ी जो है वेबसाइट या फिर NIR वेबसाइट, NIC वेबसाइट या फिर सृष्टि वेबसाइट या फिर अर्थशास्त्र वेबसाइट को तैयार किया गया है? तो वित्तीय क्रियाओं को निगरानी के लिए जो है कोषवाड़ी जो है वेबसाइट का निर्माण जो है तैयार किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष सन 2024-25 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का राज्य की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में सर्वाधिक योगदान था? तो राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान कौन से जिले का? क्या लखनऊ का, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज या फिर कानपुर का? तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर का था। उत्तर प्रदेश की SGDP में 10% का योगदान देता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल जो
राज्य घरेलू उत्पाद जीडीएसपी है वो कितना है, कि 18.25 ट्रिलियन है, या फिर 15.5 ट्रिलियन है, या फिर 30.1 ट्रिलियन, या फिर 24.99 ट्रिलियन है। तो बात करें जीएसडीपी की तो कितना है, 24.99 ट्रिलियन है। कितना है, 24.99 ट्रिलियन। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है विशेष रूप से किसके लिए बनाई गई थी। बालिका शिशु को वित्तीय सहायता के लिए, कोविड में अनाथ बच्चों हेतु सहायता के लिए, या फिर युवाओं की नौकरी और प्रशिक्षण के लिए, या फिर लड़कों को उच्च शिक्षा देने के लिए। तो इसको जो है किसके लिए बनाया गया था, तो कोविड में जो बच्चे जिनके माता पिता अनाथ हो गए हैं उनको जो है वित्तीय सहायता देने के लिए इसको जो है वो बनाया गया था। कौन सी योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की एक योजना निर्भया जो है एक पहल किसके सशक्तिकरण के लिए है। बालिका शिशु के लिए, महिलाओं के लिए, या फिर विकलांग जनसंख्या के लिए, या फिर नवजात शिशुओं के लिए। तो बात करें निर्भया एक पहल जो है यह महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, महिलाओं के सशक्तिकरण से। महिला शक्ति के तीसरे चरण में इसकी शुरुआत हुई थी 29 सितंबर सन 2021 को। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में वृद्धि, बालिका शिक्षा का दर सुधारना, या फिर विद्यार्थी उपस्थिति रिकॉर्ड करना, या फिर अध्यापक उपस्थिति रिकॉर्ड करना। तो बात करें प्रेरणा ऐप का मुख्य उद्देश्य जो है ऑनलाइन अध्यापक के उपस्थिति जो है अभिलिखित करना, यानी जो सरकारी टीचर हैं उनकी अटेंडेंस को जो है वो रिकॉर्ड यानी दर्ज करना होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब किस दर यानी प्रति रुपए बल्ब पर उपलब्ध कराया जाता है। तो ग्राम उजाला योजना के तहत जो एलईडी बल्ब है क्या 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, या फिर 10 रुपये ग्राम उजाला रेट पर। तो बात करें ग्राम उजाला रेट पर जो है वो 10 रुपये जो है एलईडी बल्ब जो है वो मिलता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी पहल उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है। मिशन सुनीता है, मिशन शक्ति है, मिशन वामिनी है, या फिर मिशन वनीता है। कौन कौन सी योजना है, तो आपकी जो है मिशन शक्ति योजना जो है महिलाओं को जो है सुरक्षा और आत्मनिर्भर के लिए सशक्त बनाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना जो है 2021 किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी। बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, या फिर मजदूरों के लिए। तो किसके लिए शुरू की गई थी, मजदूरों के लिए जो है वह यूपी स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा 2021 जो है शुरू किया गया था, जिसमें 12,000 रुपये यात्रियों को धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए जो सरकार द्वारा दिया जाता था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश में चलाई गई संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। विकलांगों के कल्याण में वृद्धि के लिए, या फिर कल्याण वृद्धि करना, या फिर नदियों को परस्पर जोड़ना, या फिर नदियों के प्रदूषण को मुक्त करना, या फिर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो संगम योजना की बात करें तो विकलांगों के कल्याण में वृद्धि के लिए इसको जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें जो है 15,000 रुपये प्रति विकलांगों को मिलते थे। इसकी शुरुआत 15 अगस्त सन 1996 को हुई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। एक सेकेंड। तो अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा प्रश्न है कि ज्ञानदीप शिक्षा योजना जो है, कौन सी योजना, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो ज्ञानदीप शिक्षा योजना की बात करें सितंबर सन 2000, अक्टूबर सन 2001, सितंबर सन 2002, या फिर दिसंबर सन 2002 को। तो जो है उत्तर प्रदेश में ज्ञानदीप शिक्षा योजना की शुरुआत सितंबर सन 2000 को हुई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जो है मिलीनियर शहर नहीं है। आगरा नहीं है, प्रयागराज, मेरठ, या फिर मुरादाबाद। तो बात करें कौन सा इनमें से शहर जो है मिलीनियर नहीं है, तो मुरादाबाद शहर जो है वो मिलीनियर नहीं है। मिलीनियर का मतलब 10 लाख की जो है वो आबादी प्राप्त नहीं की है। तो आपके जो है 7 शहर जो हैं वो मिलीनियर है। कौन कौन से है आपके, आगरा हो गया, प्रयागराज हो गया, आगरा हो गया, प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, और गाजियाबाद हो गया। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि सूचनाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। तो कृषि सूचनाओं के लिए पत्रिका की बात की जाए तो कौन सी पत्रिका जो है प्रकाशित की जाती है। सिंचाई और कृषि पत्रिका, कृषि और उर्वरक पत्रिका, कृषि और पशुपालन, या फिर पशुपालन और गेहूँ उत्पादन। तो बात करें कृषि और पशुपालन जो है वह उत्तर प्रदेश
ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि सूचनाओं के लिए कृषि और पशुपालन पत्रिका का प्रकाशन जो है वो किया जाता है। इसका प्रकाशन सन 2017 में जो है वो प्रारंभ किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में 1847 में पहली बार प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी थे, मदन मोहन मालवीय थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। अभ्युदय और लीडर भी जो है पत्रिका के संपादक थे। इनका जन्म जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? प्रयागराज में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि परमहंस योगानंद गिरी जो है, जिन्होंने पश्चिम को योग विज्ञान से परिचित कराया, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो योगानंद परमहंस गिरी की जन्म की बात करें तो क्या प्रयागराज, इलाहाबाद में, वाराणसी, गोरखपुर या फिर कुशीनगर। तो इनका जन्म जो है गोरखपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गोरखपुर में। उनका वास्तविक नाम मुकुल नंद लाल घोष है और उनका जन्म जो है 5 जनवरी सन 1893 को हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मशहूर कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस बोली में की है? अवधी में, भोजपुरी में, खड़ी बोली या फिर ब्रज में। तो रामचरितमानस की रचना जो है अवधी बोली में की गई है। कौन सी बोली में की गई है? अवधी में की गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ब्रज भाषा जो है को मुख्य रूप से प्रचलन है? तो ब्रज भाषा का मुख्य रूप से प्रचलन की बात करें तो क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, रुहेलखंड या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो ब्रज भाषा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो बोली जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किस बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? भोजपुरी, बघेली, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो अमीर खुसरो जो एटा जनपद में उनका जन्म हुआ था, खड़ी बोली के जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जो है, महोबा और झांसी जिलों में कौन सी बोली प्रमुख है? क्या बघेली है, कौरवी है, खड़ी बोली या फिर बुंदेली है? तो बात करें जो है हमीरपुर, महोबा और झांसी में जो है बुंदेली जो है बोली मुख्य रूप से जो है बोली जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि खड़ी बोली या कौरवी का जन्म किस अपभ्रंश से माना जाता है? मगधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, पचासी अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली जो कौरवी भाषा है, इसका जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकास माना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौरवी यानी खड़ी बोली का सबसे शुद्ध उपयोग जो है सुनने को मिलता है? झांसी में, वाराणसी, मेरठ या फिर बरेली में? तो सबसे शुद्ध उपयोग की बात करें तो इसका सबसे शुद्ध उपयोग जो है कौन से जनपद में देखने को मिलता है? तो मेरठ जनपद में सबसे शुद्ध उपयोग जो है इसका मिलता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? अलीगढ़ में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो इसकी स्थापना की बात करें तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की बात करें तो इसको जो है अलीगढ़ में स्थापित किया गया है। इनके पिता का नाम घनश्याम था। वहीं बात करें महाराजा सुलहदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है कौन सा विश्वविद्यालय? खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? लखनऊ में, मेरठ में, प्रयागराज या फिर लखीमपुर खीरी में? तो पहला खेल विश्वविद्यालय जो है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की नींव कहाँ पर रखी गई है? अलीगढ़ में, अयोध्या में, मथुरा में या फिर प्रयागराज में? बात करें जो है उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश में जो है राजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की नींव की जो है वो प्रयागराज में रखी गई। कहाँ पर रखी गई है? प्रयागराज में इसकी जो स्थापना या नींव रखी गई है। वो कब रखी गई थी? सितंबर सन 2021 में जो इसकी नींव रखी गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय का शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज नहीं है? MMMUT गोरखपुर नहीं है, बुंदेलखंड तकनीकी संस्थान नहीं है या फिर HBTU नहीं है या फिर MNNIT प्रयागराज नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है एक नहीं है? तो बात करें जो MNNIT प्रयागराज है, यह जो है वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय जो है AKTU के जो है शासकीय अभियांत्रिक कॉलेज नहीं है। इसका पूर्ण नाम बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होगा? तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इलाहाबाद जो इसका पूरा नाम है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मथुरा में, वृंदावन में स्थित देश का पहला पूर्णतः लड़कियों का जो है सैनिक स्कूल कौन सा है? तो क्या संविद
कौन सा स्कूल जो है लड़कियों का जो है पहला स्कूल है? क्या संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है, या फिर रानी लक्ष्मीबाई सैनिक स्कूल है, या फिर यूपी गर्ल्स सैनिक स्कूल है, या फिर अहिल्याबाई जो है होलकर सैनिक स्कूल है? तो जो है मथुरा में पूर्णतः लड़कियों के द्वारा जो है लड़कियों के लिए बना सैनिक स्कूल कौन सा है? तो संविद संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसकी जो है उद्घाटन जो है भारत के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह के द्वारा जो है 1 जनवरी सन 2024 को किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जाए, जिसको एएमयू के रूप में जानते हैं, इसकी स्थापना 1920 में जो है वो की गई थी एक यूनिवर्सिटी के रूप में, और एमएओ कॉलेज के रूप में 1877 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसकी प्रथम महिला कुलपति कौन थी? नईमा खातून जो है इसकी प्रथम महिला जो है कुलपति थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित करने का प्रस्ताव है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या फिर मेरठ में? तो उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान को जो है लखनऊ में स्थापित करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? फैजाबाद, मथुरा, बरेली या फिर झांसी में? तो उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मथुरा में की गई है। और कब किया गया था? 25 अक्टूबर सन 2001 को। कब? 25 अक्टूबर सन 2001 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो आज ये आपके 150 प्रश्न जो है वह पूरे होते हैं। आज के लिए बस 150 ही प्रश्न रहेंगे। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगती है और अगर आपको आगे भी जो है या 250 प्रश्न हमने अब तैयार किए हैं, तो आज 150 प्रश्नों की जो है सीरीज पूरी होती है। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगली नेक्स्ट क्लास है आपके कमेंट पर निर्भर करती है। अगर आप लोग अच्छा रिव्यू देंगे तो हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे कि आप लोगों को क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आगे हम क्लास लेकर ये इसकी नहीं आएंगे। यही बस एक ही क्लास 150 की रहेगी। अगर आप लोगों को वो क्लास भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके रिव्यू पर डिपेंड करता है कि आपको नेक्स्ट क्लास जो है यूपी जीके की जो है प्रश्नों की चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।